हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मूवी लेक्चर्स। और आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस। और जस्ट ये जो चैनल है इसमें आपको काफ़ी टॉपिक एमएससी लेवल के भी मिल जाएंगे। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक बीएससी लेवल के होंगे, बट काफ़ी टॉपिक एमएससी लेवल के भी हो जाएंगे। जैसे कि ये जो टॉपिक है ये बैचलर्स लेवल पर उतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है, इसको एलेबोरेट नहीं किया गया है बैचलर्स लेवल पर। ठीक है, बट फिर भी हम इसकी बात करेंगे। ये मास्टर्स लेवल पर आता है और इसमें एक और चीज़ आती है, काफ़ी चीज़ें आती है इसमें कि हेट्रोक्रोमेटन और यूक्रोमेटन का फॉर्मेशन कैसे रिलेटेड है स्टोन कोड से। और एक और इसमें टॉपिक आता है पोजीशन इफेक्ट, है ना। जैसे कि जो ड्रोसोफिला है उसमें रेड आई और कभी कभी म्यूटेट सॉरी और कभी एक प्रोसेस में जो है हिस्टोफिला में कभी कभी किसी में किसी जो मेंबर होता है उसमें रेड आई और किसी मेंबर में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे से पड़ जाते हैं ना। तो वाइट, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद से कुछ धब्बे से पड़ जाते हैं। तो ये पोजीशन इफेक्ट का काम होता है जो कि इसी से काफ़ी रिलेटेड है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जस्ट हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, तो हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस को समझने के लिए हमें कुछ टॉपिक को जानना जरूरी है। जिसमें से पहला आता है कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या है। ठीक है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या है। और अगर आप हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस को समझने आए तो आपको पता होना चाहिए पहले से हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या है। ठीक है, और जो दूसरा है जो दूसरा है वो है एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्या है। ठीक है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्या है। इन दोनों टॉपिकों को हमें समझना जरूरी है अगर हमें हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस को समझना है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेंगे इन दोनों टॉपिक्स की, हिस्टोन मॉडिफिकेशन की और एन सी टर्मिनल की। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं हिस्टोन मॉडिफिकेशन की। हिस्टोन मॉडिफिकेशन के लिए काफी सारी प्रोसेस हैं, जिनमें से मेन आती है फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, यूबिक्विटाइनेशन। ठीक है, इनमें से हम कुछ दो प्रोसेस को सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे, जिनमें से पहली है मेथाइलेशन। ठीक है, और दूसरी जो है वो है एसिटाइलेशन, क्योंकि ये जो दो प्रोसेस हैं ये काफी मेन है हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस को समझने के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज में पहले से पता होनी चाहिए, बट फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। मेथाइलेशन का मतलब होता है CH3 ग्रुप का ऐड हो जाना। एसिटाइलेशन का एसिटाइलेशन का मतलब होता है CuCH3 यानी कि एसिटिल ग्रुप का ऐड हो जाना। ठीक है, और इसमें हिस्टोन मॉडिफायर्स यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हिस्टोन मॉडिफायर्स। ठीक है, तो उनकी हम बात करेंगे। जैसे कि CuCH3 यानी कि एसिटिल ग्रुप के ऐड होने पर वो एंजाइम वर्क करता है, जैसे कि हम शॉर्टली बोल देते हैं हेड हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज। और जो एंजाइम ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स भी होती है, यानी कि जो CuCH3 नेगेटिव यानी कि हट भी जाता है। ठीक है, हम एसिटिल ग्रुप को डी भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और डी भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे हटा भी सकते हैं। इसके लिए जो एंजाइम है वो है HDAC यानी कि हिस्टोन डीएसिटाइलेज। और CH3 के जो ऐड होने में हेल्प करता है उसे हम बोलते हैं हिस्टोन मेथाइल ट्रांसफरेज HMT। और जो इसके ये भी प्रोसेस रिवर्स होती है, हम इसे भी हटा सकते हैं। ठीक है, CH3 को उसमें हेल्प करता है हिस्टोन डीमेथाइलेज एंजाइम इस मेथिल ग्रुप को हटाने। ठीक है, तो आपको याद रखना है हिस्टोन मॉडिफायर्स कुछ एंजाइम के एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया। HET हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज जो कि हेल्प करता है CuCH3 के ऐड होने में, और इसके डी ऐड होने में यानी कि इसको निकालने में, रिवर्स करने में जो नेसेसरी होता है एंजाइम HDAC यानी कि हिस्टोल डीएसिटाइलेज। ठीक है, हिस्टोल डीएसिटाइलेज। और जो CH3 के ऐड होने में जो एंजाइम वर्क करता है HMT यानी कि हिस्टोन मेथाइल ट्रांसफरेज। और इसको हटाने में जो एंजाइम वर्क करता है उसे हम बोलते हैं हिस्टोन डीमेथाइलेज। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे। हमने समझे हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या है। किसी जैसे कि अब ये CH3 ग्रुप ऐड कहाँ होगा या CuCH3 ग्रुप ऐड कहाँ होगा, इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाई है, आप देखें जाके, एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, आप वो समझेंगे आपको ये दोनों प्रोसेस समझ में आ जाएंगी बहुत इजी से। जैसे आप वो वीडियो देखेंगे तो जहाँ पे CuCH3 ग्रुप जुड़ रहा है वैसे ही CH3 की ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, अभी कुछ चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ कि CuCH3 ग्रुप यानी कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन है वो होता कैसे। ठीक है, हम यहाँ पे जस्ट CuCH3 ग्रुप को ऐड करके देखेंगे कैसे ऐड होता है। तो ये तो हम ऐसे समझने के लिए लाइसिन के एग्जाम्पल लेंगे ऐसी को मॉडिफिकेशन समझने के लिए। ठीक है, उसमें एसिटाइलेशन देखेंगे कैसे होता है। तो पहले हम लाइसिन का जो है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले आता है अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, एप्सिलॉन कार्बन।
ठीक है। यहाँ पे CH2 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 अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन कार्बन, ठीक है। और जो CuCH3 ग्रुप है वो ऐड होता है यहाँ पे। जब CuCH3 ग्रुप होता है तो इसका पॉजिटिव हट जाता है, ठीक है। कैसे देखेंगे हम, इतनी चेन ले लेंगे, इतनी चेन इसमें देखेंगे कैसे ऐड होगा। ये हो जाएगा NH2, यहाँ पे इसका पॉजिटिव हटा, ये बन जाएगा CuCH3, ऐसे ऐड होगा यहाँ पे, ये बाकी की चेन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बहुत ही इजी है। और ऐसी जब प्रोसेस होती है तो इससे पॉजिटिव जो चार्ज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये दूसरा ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो हेल्प करता है CuCH, अभी मैंने बताया हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। आप अगर वो वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन के अलावा भी मैंने उसमें काफी प्रोसेस बताई हुई है, ठीक है। तो ऐसे होता है स्टोन मॉडिफिकेशन, यानी कि ग्रुप का ऐड हो जाना, मॉडिफाइड हो जाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एसिटिक ग्रुप ऐड हुआ है, मॉडिफाइड हुए। अब ये मॉडिफिकेशन होता कहाँ पे है उससे हम समझेंगे, ठीक। ये मॉडिफिकेशन होता कहाँ पे है, अब देखो बात को समझो। क्या, अब जैसे ये, अब जैसे हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, उसमें अमीनो एसिड, जैसे कि यहाँ पे H3, कोई भी प्रोटीन जैसे समझने के लिए हिस्टोन प्रोटीन हम लेंगे, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन को तो सबसे पहले बीच में तो होती है उसकी अल्फा हेलिक्स, सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल, एन टर्मिनल। अब ये डिसाइड कैसे हुआ कि ये एन टर्मिनल है वो सी टर्मिनल है। देखो जब हम हिस्टोन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर उठा के देखते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है कि जब अमीनो एसिड चेन बाय चेन पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है अमीनो एसिड्स की, जैसे कि यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, सबसे बाद में जैसे लाइसिन हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप कभी भी इसका जो है स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको काफी चीजें जो है टर्म के रूप में, जैसे कि प्रेजेंट करता है यहाँ पे लाइसिन को, काफी होते हैं यूबिक्विटिनाइन को, ठीक है, यूबिक्विटिनाइन को। आर प्रेजेंट करता है आर्जिनिन को, ठीक है। तो जस्ट मान लो कि ऐसे ही कुछ अमीनो एसिड लाइन बाय लाइन जुड़े हुए हैं, के यू आर्जिनिन, फिर लाइसिन, ऐसे के, ठीक है। तो जब इसका स्ट्रक्चर उठा के देखा जाता है तो एक पोर्शन में जो है NH2 ग्रुप छूट जाता है, इसमें सॉरी NH3 पॉजिटिव ग्रुप बाद में, ठीक है। इस एंड पे, जिस एंड पे NH3 ग्रुप फ्री रहता है, यानी कि ये छूट जाता है, ये फ्री रहता है, उसे हम बोलते हैं, जहाँ पे अमीनो ग्रुप जो है फ्री रहता है वहां पे बोलते हैं उसका एन टर्मिनल। और जहां पे यहाँ पे भी ऐसे अमीनो एसिड ज्वाइंट होते जाते हैं, ज्वाइंट होते जाते हैं, तो कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी NH3 की जगह पर सी डबल ग्रुप भी ऐड होता है, ठीक है। तो जब ऐसे अमीनो एसिड कुछ यहाँ पे ऐड होते हैं तो बाद में इस वाले एंड पे ये हमें देखने को मिलता है सी नेगेटिव जो है वो फ्री रहता है, ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो इससे हम बोल देते हैं सी टर्मिनल। जहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप जो फ्री रहे वहां सी टर्मिनल, और जहाँ पे अमीनो ग्रुप फ्री रहे वहां पे एन टर्मिनल। और ऐसा है नहीं कि ऐसे क्यों है, इसमें यही क्यों है फ्री, ये क्या, ये जस्ट उसका जब हिस्टोन प्रोटीन का जो है स्ट्रक्चर देखा गया तो ये हमें रिजल्ट मिला कि जो है एक एंड पर NH3 ग्रुप फ्री रहता है और दूसरे एंड पर कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो जिस एंड पर ये फ्री है उसे हम बोलेंगे एन टर्मिनल, जिस पर ये फ्री है उसे हम बोलेंगे सी टर्मिनल, ठीक है। हमने समझ लिया एन टर्मिनल क्या है, सी टर्मिनल क्या है और मॉडिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस को समझने की बारी आ चुकी है। तो अब हम समझेंगे हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस को, ठीक है। इसे समझना है तो ध्यान से सुनना बात मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो। तो देखो अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस क्या कहती है? हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस कहती है, जैसे आपने देखा होगा अगर न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, तो डीएनए रैप होता है, हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड रैप होता है ना, 1.7 टर्न, यानी कि 2 बार रैप नहीं होता, वो 1.7 और 1.5 टाइम रैप होता है, ठीक है। ऐसे कुछ रैप होता है, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ रैप होता है, ठीक है। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर्स हैं। अब मान लो
कि क्रोमेटिन यानी कि डीएनए स्ट्रैंड है, बहुत ही अच्छे से समझना। अब यहाँ पे कोई जीन है, ठीक, जीन है, इसे होना है एक्सप्रेस, इस जीन को एक्सप्रेस होना है, यानी कि इससे प्रोटीन बनना है, कुछ भी होना है, इसको एक्सप्रेस होना है। तो ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये बोलती है स्टोन कोड हाइपोथेसिस। क्या बोलती है कि अगर डीएनए के किसी जीन को एक्सप्रेस होना है तो उसका एक्सप्रेस होना इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो जिस हिस्टोन कोर से, यानी कि जिस हिस्टोन कोर के अराउंड रैप्ड है, ठीक है, उस हिस्टोन कोर जो है वो 4 प्रोटीन से मिलकर बना है, H3, H4, H2A, H2B, इससे मिलकर बना है, ठीक है। सभी प्रोटीन्स के 2-2 मॉलिक्यूल से मिलकर ये हिस्टोन ऑक्टामर बनता है। तो अब देखो, अब समझो। और एक और बात, इनके अपने अपने एन टर्मिनल होगा, ठीक है, सभी के एन टर्मिनल भी होते हैं जो कि फ्री होते हैं, और ये जो एन टर्मिनल हैं ये न्यूक्लियोसोम के बाइंड करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो न्यूक्लियोसोम है, इनमें जो एन टर्मिनल होते हैं ये बाइंड करने में भी इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। इनकी हम बात आगे करेंगे। तो ये जो एन टर्मिनल्स हैं, अभी ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, ये जो एन टर्मिनल है जो कि फ्री रहते हैं, ठीक है, एन टर्मिनल। अब समझो, अगर डीएनए के किसी जीन को एक्सप्रेस होना है तो इसका एक्सप्रेस होना इस चीज पर डिपेंड करेगा कि जिस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ये रैप्ड है, उस हिस्टोन प्रोटीन्स के जो एन टर्मिनल है उनमें मॉडिफिकेशन किस प्रकार हो रहा है। क्या कि किसी डीएनए के जीन का एक्सप्रेस होना, कि वो जो जीन है वो एक्सप्रेस होगा, किस प्रकार से होगा या नहीं होगा, ये चीज इस चीज पर डिपेंड करती है कि जिस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड ये रैप्ड है डीएनए, उसकी हिस्टोन प्रोटीन्स के एन टर्मिनल में किस प्रकार से मॉडिफिकेशन हो रहा है। समझ में आया? क्या किसी भी डीएनए की जीन का एक्सप्रेस होना, आपको ये जो मैं नॉर्मल बता रहा हूं अपनी लैंग्वेज में, ये बुक में देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ठीक है। क्या किसी भी डीएनए के जीन का एक्सप्रेस होना इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो जो डीएनए है, वो जो जीन है, जिस भी हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप्ड है, उसकी हिस्टोन प्रोटीन्स का एन टर्मिनल किस प्रकार से मॉडिफाइड हुआ है, इस पर डिपेंड करेगा कि वो जीन एक्सप्रेस होगा, किस प्रकार होगा या नहीं होगा। ये बोलती है स्टोन कोड हाइपोथेसिस। अब हम समझेंगे इसको थोड़ा डीप में जाके कैसे, अब समझते हैं, ठीक है। ओवरव्यू मैंने बताया, अभी उसकी डेफिनेशन समझ के, ठीक है। मुझे खुद यार, मैं लिटरली बताऊं तो मुझे कितने इस चीज को समझने के लिए 2 से 3 दिन मुझे खुद लग गए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी को पता है। और चूंकि मेरे टीचर है नहीं यहाँ पे, मैंने खुद से ये इस चीज को काफी बुक उठा के समझा है, तो मुझे 2-3 दिन लग गए इस चीज को समझने, तो मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। अभी मैंने ओवरव्यू की बात की, ठीक है। तो अब ये मॉडिफिकेशन कैसे होगा। अब मान लो इस जीन को एक्सप्रेस होना है, अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। क्या अब इस जीन को एक्सप्रेस होना है तो इस जीन का एक्सप्रेस होना डिपेंड करेगा इनके एन टर्मिनल पर किस प्रकार का मॉडिफिकेशन हुआ है। वो कैसे डिपेंड करेगा उसे समझेंगे अब हम। तो देखो, सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि ये जो न्यूक्लियोसोम, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिन, इसमें जो डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन उसके अराउंड बहुत जोर से रैप्ड रहता है ना, रैप्ड रहता है बहुत ही टाइटली। तो उसकी वजह से जो है नॉर्मल जो रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए रिपेयर कुछ प्रोसेस होती हैं, वो नॉर्मली नहीं हो पाती, क्योंकि यूजुअली ये बहुत ही टाइट रैप्ड रहता है अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता, रेप्लिकेशन नहीं हो पाता। अब इसके लिए होगा क्या, इसके लिए होगा जैसे कि इस जीन को एक्सप्रेस होना है, ठीक है, तो इसमें जो एन टर्मिनल होंगे उनको करेंगे मॉडिफाइड। अब मान लो कि किसी सेल को ये जीन एक्सप्रेस कराना है, यानी कि उसे ऐसी प्रोटीन की जरूरत है जो कि इस जीन से फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। तो अब क्या करेगी, चूंकि ये बहुत ही जोर से टाइटली रैप्ड है अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, तो यूजुअली इसका ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं पाएगा, तो अब कुछ तो करेगी, इसीलिए ये सेल करती है इनके एन टर्मिनल को मॉडिफाइड। जब ये मॉडिफाइड होते हैं तो ये जो है ये ढीला पड़ जाता है, क्या
ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये हिस्टोन प्रोटीन से थोड़ा अनरैप हो जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन जो कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे जिसमें कि आरएनए पॉलीमरेज बहुत सारी प्रोटीन से इन्वॉल्व रहती हैं, है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स आकर यहाँ पे जुड़ जाता है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पूरी हो जाती है और एक्सप्रेस इस जीन का हो जाता है। एक्सप्रेशन डिपेंड किया ना, इस जीन का एक्सप्रेस होना इस चीज पर डिपेंड किया ना कि एन टर्मिनल को मॉडिफाइड होना पड़ेगा या नहीं, यानी कि जब एन टर्मिनल मॉडिफाइड होगा तभी ये जीन एक्सप्रेस होगा। क्या मैंने अभी बोला था कि किसी डीएनए के जीन का एक्सप्रेस होने इस चीज पर डिपेंड करेगा कि उस जो हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड ये रैप है उसकी प्रोटीन का एन टर्मिनल मॉडिफाइड हो रहा है या नहीं। अब देखो, मान लो इस जीन को एक्सप्रेस होना है, ठीक है, इस जीन को एक्सप्रेस होना है, बहुत ही टाइटली रैप्ड है ये, चूंकि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि डीएनए पॉलीमरेज बहुत सारे आरएनए पॉलीमरेज काफी सारे एंजाइम है, वो यहाँ पे बाइंड नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या करेगी सेल इस सिचुएशन में, इन एन टर्मिनल को करेगी, इनका एसिटाइलेशन किया जाएगा। इनका क्या किया जाएगा, इनका किया जाएगा एसिटाइलेशन, यानी कि एसिटाइलेशन का मतलब क्या, यहाँ पे CuCH3 ग्रुप को ऐड किया जाएगा। अब होता क्या है, अब देखो होता क्या है, सिचुएशन को समझना बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये हमने जस्ट एक नॉर्मल सी मान लो कि यहाँ पे जो है एन टर्मिनल में यहाँ पे लाइसिन जो है अमीनो एसिड आ रहा है, ठीक है, सॉरी के से प्रेजेंट किया जाता है, आप कभी बुक में उठा के देखना, यहाँ पे के से प्रेजेंट किया जाता है लाइसिन को जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एन टर्मिनल पर लाइसिन अमीनो एसिड है इस पर, ठीक है, तो उसे मॉडिफाइड करना पड़ेगा, उसका एसिटाइलेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एसिटाइलेशन करेंगे तो उसमें जो प्लस पॉजिटिव चार्ज है, अब इसे समझो, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे NH3 पॉजिटिव H एंड अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, एप्सिलॉन कार्बन एंड NH3 पॉजिटिव, ठीक है, H2 जोड़ देंगे सभी में, ठीक है। ये काफी थोड़ी जटिल सी है, ये कॉम्प्लेक्स ही है, स्टोन कोड बहुत ही इजी है, ठीक है, कोई भी उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही इजी, अगर आप बैचलर लेवल पर आसानी से समझ सकते हो, एक बार नहीं तो 2-3 बार वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, बुक पढ़ना समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझे से। अब ये है लाइसिन अमीनो एसिड और यहां से इसमें काफी सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे यूबिक्विटिन, आर्जिनिन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके काफी सारे जो है जुड़े हुए हैं। इसको मोड़ ऐसे, ये जो ऐसे है ना, ठीक है, लेटरल जो सीधा खड़ा है इसको मोड़ दो ऐसे, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, ऐसे मोड़ दो, एन टर्मिनल है ना, यहाँ पे काफी सारे जो है अमीनो एसिड यहाँ पे ऐड हैं इसके ऐसे, और ये जो है ये लाइसिन अमीनो एसिड इससे एन टर्मिनल, यहाँ पे फ्री कौन सा है NH3, ये जो है ये ग्रुप फ्री है ना। अब इस पे होगा एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन देखो अभी यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो है इसमें प्लस चार्ज है, क्योंकि अभी इसमें प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इसकी वजह से पूरी हिस्टोन प्रोटीन प्लस चार्ज है, और डीएनए यूजुअली होता है नेगेटिव चार्ज का, तो ये आपस में रैप्ड रहते हैं, जिसकी की वजह से जो है इसका एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि डीएनए नॉर्मली सिचुएशन में नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों, जबकि एसिटाइलेशन नहीं होता तब, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज नॉर्मली होता है, ठीक है, अमीनो एसिड में NH3 लाइसिन में, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है और जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो हुआ क्या, अपोजिट चार्ज, फिजिक्स में पढ़ा हुआ, उनके बीच इंटरेक्शन टाइटली रैप्ड है, इस सिचुएशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है, इससे यहाँ पे कहीं भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स नहीं जुड़ पाएंगे, इसकी हेल्पर एंजाइम्स नहीं जुड़ पाएंगे और इसका एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, तो अब करेगी क्या, यहाँ पे सेल ऐसी सिचुएशन में इसको करेगी एसिटाइल, ठीक है, कैसे, यहाँ पे H2 और इसकी जगह जुड़ जाएगा COCH3 यानी कि एसिटाइल ग्रुप, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं और अच्छे से बना देता हूं, अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन, यहाँ पे NH3 जो नॉर्मल सिचुएशन है, अब यहाँ पे जब एसिटाइलेशन होगा 2 हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा इसकी जगह जुड़ जाएगा COCH3। अब देखो अब हुआ क्या, एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ, जिसकी वजह से इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था वो गया, अब जब इसका पॉजिटिव चार्ज गया तो हिस्टोन प्रोटीन्स में उतने उसी जो वो पोर्शन होगा उसका एज जो पॉजिटिव चार्ज है वो हटा, क्यों हटा, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था उसी की वजह से तो पूरी हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज होगा,
है ना। तो इसका जब पॉजिटिव चार्ज हटेगा तो चूंकि इसी की वजह से तो ये रैप्ड थे कि जो डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज था और ये पॉजिटिवली चार्ज था, है ना। अब चूंकि इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया क्योंकि इसमें हो गया एसिटाइलेशन, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज गया। जब पॉजिटिव चार्ज चला गया तो अब क्या हुआ, अब इसमें इंटरेक्शन करने की एबिलिटी तो रही नहीं उतनी, है ना। क्यों नहीं रही, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज गया। और यही मेन रीजन था इनके रैप होने का कि डीएनए नेगेटिवली, ये पॉजिटिवली चार्ज, अपोजिट चार्ज इंटरेक्शन, ठीक है। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज रहा नहीं, एसिटाइलेशन हो गया, इसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज गया। अब जब पॉजिटिव चार्ज गया तो ये डीएनए को इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, उतनी उसे रैप नहीं कर पाएगा, तो डीएनए थोड़ा अनरैप होगा, उसी हिस्टोन ऑप्टेमर से थोड़ा अनरैप हो जाएगा डीएनए। तो अब यहाँ पे थोड़ी प्लेस आ जाती है कि जितने भी ट्रांसक्रिप्शन जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि आता है आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग, जो प्रोटीन्स होती हैं बहुत सारी, पूरा कॉम्प्लेक्स हुआ कि जुड़ जाता है। और यहाँ पे जो जीन होगा उसका करता है ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए हमें मिलता है, एमआरएनए का फिर होता है सर ट्रांसलेशन, प्रोटीन बन जाती है, एक्सप्रेस हो जाता है। समझ में आया क्या कि किसी जीन का जो है एक्सप्रेस होना, उसमें जो सॉरी कि क्या किसी जीन का एक्सप्रेस होना इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो जिस ऑप्टेमर के अराउंड रैप्ड है उसकी हिस्टोन प्रोटीन्स के एंड टर्मिनल पर मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है नहीं, इस चीज पर डिपेंड करेगा वो एक्सप्रेस होगा या नहीं, ठीक है। और अब इसका नाम हिस्टोन कोड क्यों रखा, इसका जो इस रेफरेंस में रखा गया इसका नाम हिस्टोन कोड, कि जो एंड टर्मिनल पर जो मॉडिफिकेशन होता है वो एक कोड के जैसे काम करता है। किसके लिए, जीन के एक्सप्रेस होने के लिए। क्यों, क्योंकि जब ये मॉडिफाइड हो जाएगा तो इजीली जो ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स हुआ कि जुड़ जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, जीन एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी चीज आप खरीदते हैं ऐसे बार कोड होता है ना, बार कोड ऐसे कुछ करके, ये हो गया बार कोड, यानी कि इसमें होने वाला मॉडिफिकेशन वो कोड की तरह, और जो इसके जो रीडर होंगे, जो रीडर कॉम्प्लेक्स होते हैं यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं जो एंजाइम्स हैं, वो हो गए बारकोड रीडर की तरह, है ना। बारकोड और बारकोड रीडर यानी कि इसमें होने वाला मॉडिफिकेशन और वो एंजाइम्स जो कि मॉडिफिकेशन होने से पहचान लेते हैं, इसका मॉडिफिकेशन जो रीडर होते हैं वो पहचान लेते हैं, ठीक है। और जो है कॉम्प्लेक्स आके इसका ट्रांसक्रिप्शन कर देता है, इसका एक्सप्रेशन हो जाता है इस जीन का, ठीक है। हमें समझ में आया, इस चीज को फिर से हम एक बार रिवाइव करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे भी यार काफी टाइम में ही समझ में आया है, तो मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ, पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसे समझा सकूँ आपको बहुत ही अच्छे से, इसीलिए मैं अपना फुल दे रहा हूँ इसमें। तो एक बार और समझो, सॉरी पसीना आ उस पर नहीं आ रहे हैं, हमें अभी समझना है स्टोन कोड हाइपोथेसिस को, वो हमारा मेन गोल है। सबको छोड़ो, स्टोन कोड हाइपोथेसिस को समझो, ठीक है। स्टोन कोड हाइपोथेसिस फिर से हम एक बार समझेंगे। स्टोन कोड हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि किसी जीन का एक्सप्रेस होना, जैसे कि ये हिस्टोन ऑप्टेमर्स है, हिस्टोन ऑप्टेमर्स और पास होते हैं, बना दिए सॉरी, ठीक है। और टाइटली कॉम्पैक्ट होते हैं ऐसे, बिल्कुल ही टाइटली कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात, वहां पे 1.7 और 1.5 टर्न्स होते हैं, 2 टर्न नहीं होते कि 2 बार टर्न मारे, नहीं, 1.5 1.7 टर्न्स होते हैं, ठीक है। अब समझो, अगर डीएनए के इस वाले जीन को एक्सप्रेस होना है, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता क्योंकि अभी हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, बहुत ही जोर से रैप्ड है, कॉम्पैक्टली रैप्ड है, इसलिए इसका एक्सप्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स जुड़ नहीं सकता, है ना। तो अब क्या करेंगे, तो अब इसके हिस्टोन प्रोटीन्स में, ठीक है, ये हिस्टोन ऑप्टेमर है, यहाँ पे H3 H4 H2A H2A H2B। अब एक और बात समझो, ऐसे जहां से डीएनए एंटर करता है और एग्जिट करता है उस साइड होती है H3 H34, और जहां पे जस्ट कुछ नहीं होता है, ये रैप्ड है, उस साइड होती है H2A H2B, ठीक है। तो अब देखो, इसको एक्सप्रेस होना है
इस जीन को, तो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि इस प्रोटीन के जो एन टर्मिनल्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन हो रहा है या नहीं। ठीक है, इनके जो एन टर्मिनल्स हैं, एन टर्मिनल्स, उनमें मॉडिफिकेशन हो रहा है या नहीं, इस यही चीज डिपेंड करेगी कि इस जीन का एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा। ये बोलती है हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस। अभी मैंने समझाया था ना, है ना। तो और जो मॉडिफिकेशन होता है एन टर्मिनल पे, वो कोड का वो काम करता है कोड की तरह। और जो इसमें हिस्टोन जो रीडर कॉम्प्लेक्स होते हैं, रीडर कॉम्प्लेक्स और जो ट्रांसक्रिप्शन जो कॉम्प्लेक्स जो कि उसे ट्रांसक्रिप्ट करेगा, वो कोड रीडर, बार कोड रीडर की तरह होते हैं। ठीक है, बार कोड रीडर के जैसे होते हैं, जो कि रीड करके इस मॉडिफिकेशन को वहां पे जाके उस जीन को एक्सप्रेस कर देते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्शन कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने समझा था। ठीक है, तो इस चीज को समझ में आ गया। इसी रेफरेंस में इसको हिस्टोन कोड कहा गया। ठीक है, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो एक हिस्टोन कोड के जैसे फंक्शन कर रहा है, और यही कोड डिसाइड करेगा कि उस जीन का एक्सप्रेशन होगा या नहीं। ठीक है, इसके हम कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे कि चलो इसको हम अगले जो है वीडियो में, अगले टॉपिक में समझेंगे, अगली वीडियो में, क्योंकि एग्जाम्पल है। जैसे कि H3 Me2, H3K24 Me3, ये जो है ये हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्मेशन से कैसे रिलेटेड होते हैं, इन सभी को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमें समझना था हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस ओनली। फिर से हम एक बार दोहराएंगे इस चीज को। हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस क्या कहता है? हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस बोलता है कि किसी भी डीएनए के जीन का एक्सप्रेस होना इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो जिस हिस्टोन ऑक्टामर से रैप्ड है उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स के जो एन टर्मिनल है उनका मॉडिफिकेशन हो रहा है या नहीं, या किस प्रकार हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कि इस जीन का एक्सप्रेस होगा या नहीं, ये जीन एक्सप्रेस होगा या नहीं। ठीक है, ये बोलती थी हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस। और एक और बात, हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस जो है अभी फुली अंडरस्टैंड नहीं है। ठीक है, हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस अभी टोटली अंडरस्टैंड नहीं है कि यूकैरियोटिक सेल में ये कैसे वर्क करता है, जो हिस्टोन कोड है वो कैसे वर्क करता है। अभी इस पर लगातार रिसर्च चल रही है, टोटली अंडरस्टैंड नहीं है, बट जितनी भी अभी अंडरस्टैंडिंग जो कि मैंने समझा था वो मैंने आपको समझाया हिस्टोन कोड। और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, थोड़ी भी आपको हेल्प मिली हो हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस को समझने के लिए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली हैं। मुझे नहीं पता कि एमएससी लेवल तक जाएंगे या बीएससी, जहां तक होगा। ठीक है, हम एमएससी लेवल तक भी जाएंगे, मास्टर्स लेवल तक, क्योंकि मैं अपना इंट्रोडक्शन किसी और वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, अभी नहीं मैं दूंगा अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम एमएससी के भी टॉपिक को काफी इंक्लूड करेंगे इसी चैनल पे, बीएससी के भी टॉपिक को। तो इन सभी को हम समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं होप करता हूँ कि आपको डेफिनेटली कुछ तो समझ में आया ही होगा, है ना, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आई ही होगी आपको हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस को समझने में, है ना। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।